इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक एरोप्लेन में कई सारे पैसेंजर्स को दिखाते हुए। उन्हीं में से एक पैसेंजर बैठा हुआ होता है और वो एयर होस्टेस से काफी फ्लर्ट करने लगता है। एयर होस्टेस अपना काम कर रही थी और उसके लिए ड्रिंक ऑफर करती है। उस बिजनेसमैन ने इसके लिए हाँ कर दी थी, जिसके बाद वो उसे ड्रिंक लाकर बड़े अच्छी तरीके से सर्व करती है। लेकिन उस जगह पर खतरनाक माहौल तब बदल गया जब केविन के अंदर से एक अनजान आदमी बाहर निकलता है। वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि कुछ बोल भी नहीं पाता। बाकी सारे लोग यही सोचकर डरने लगे कि कहीं प्लेन क्रैश तो नहीं होने वाली। वो एयर होस्टेस भी एकदम घबराकर पीछे की तरफ चली जाती है। सारे लोग उसे समझाने के लिए आ गए थे, लेकिन एक डॉक्टर होता है जो सबसे पहले वहाँ पर आया। उसने उस आदमी के बिहेवियर को समझा और कहा कि तुम्हें शायद पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। पर वो आदमी अभी भी अपने मुंह से कुछ वर्ड्स नहीं निकाल पाता, जैसे उसने प्लेन के अंदर कुछ डरावना देख लिया हो। वो सिर्फ हाथों से इशारा करते रहता है अंदर की तरफ। अब डॉक्टर ने उस आदमी को नीचे की तरफ सुला दिया और उसे सांस लेने के लिए कहा। अब ये सारी चीजें तो नॉर्मल दिख रही होती हैं, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर ने एक पेन मांगी और वो सीधा उस आदमी के गले के अंदर घुसा दिया। वो आदमी इतना ज्यादा तड़प रहा होता है कि उसका काफी ब्लड लॉस होने लगा। बाकी सारे लोग देखकर एकदम चौंक गए कि आखिर ये डॉक्टर क्या कर रहा है। ये उस आदमी की जान बचाने के बजाय उसे मारता क्यों जा रहा है। तभी वो बिजनेसमैन जो पीछे खड़ा था वो डॉक्टर को कहने लगा कि अभी तो गेम चालू भी नहीं हुआ, तुम इतने एक्साइटेड कैसे हो सकते हो, और एक की तो जान भी ले ली तुमने। लेकिन उस डॉक्टर के चेहरे पर तो एक खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि आखिरकार वो हंटिंग वाला गेम चालू हो चुका है। एक्चुअल में ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें दुनिया के सभी अमीर इंसान और पावरफुल लोग रहते हैं, और ये सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए नॉर्मल इंसानों को एक गेम में शामिल करते थे। इस गेम के अंदर कई सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था जबरदस्ती, और उन्हें सर्वाइवल के लिए छोड़ दिया जाता था। सारी चीजें वो सब कैमरा के थ्रू देखते रहते थे और उनसे काफी एंटरटेनमेंट भी होता उनका। यानी इस तरीके का पागलपन वो भी लोगों की जान के साथ बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो बेहोश पड़ा हुआ आदमी एक शैंपेन की बोतल उठाता है और तुरंत ही डॉक्टर के सर पर हमला कर देता है। डॉक्टर वहीं पर गिर गया था, जिस पर बिजनेसमैन कुछ कर नहीं पाता। वो मोटा आदमी भी अब जैसे तैसे उठता है अपने घाव को लेकर और बाकियों को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये सब अब हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। उसी वक्त हमें एक लेडी दिखाई गई जो उसी प्लेन की बिजनेस क्लास से उठते हुए बाहर आ रही थी। उसने तो अपनी एक हाई हील ले ली और सीधा जाकर उस मोटे आदमी की आंख में मार दिया। ये वार इतना सटीक होता है कि वो मोटा आदमी वहीं गिरकर मर गया। यानी इससे पता चलता है कि वो लेडी भी इस पूरे गेम को चलाती है उन अमीर लोगों के साथ। अब जल्द से जल्द उस मोटे आदमी के साथ साथ जितने भी लोग बेहोश पड़े हुए थे उन्हें एक चैम्बर के अंदर लेके जाकर बंद कर दिया गया था, ताकि इस खौफनाक गेम की जल्द से जल्द शुरुआत हो। अब दूसरी तरफ हमें अमेंडा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जिसके मुंह पर कुछ बांधा गया था। वो जैसे ही उठकर देख रही थी तो वो अपने आप को एक घने फॉरेस्ट में पाती है। यहाँ वो कैसे पहुंची उसे कुछ नहीं पता। वो अपने मुंह का वो ट्रैप ओपन करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो बहुत टाइट था। तभी वो सामने की तरफ एक और लेडी को देखती है जो वो भी अपना ट्रैप ओपन कर रही थी। उसने तो अपना बैज भी हाथ में लिया था जिस पर नाम क्रिस्टीन लिखा होता है, यानी उसे भी अमेंडा की तरह किडनैप करके लाया गया है। क्रिस्टीन को जब पता चला कि ये ट्रैप ओपन नहीं होगा तो वो जल्द से जल्द एक डायरेक्शन पता करती है और आगे की तरफ निकल जाती है। अमेंडा उसे चिल्लाते रह गई, लेकिन क्रिस्टीन मानो उस पर ध्यान ही नहीं देती। अमेंडा भी अब उस जगह ज्यादा देर नहीं रुकती और आसपास घूमने लगी। उसे तो एक आदमी भी दिखाई दिया तो वो उसके पीछे चली जाती है। तुरंत ही एक खुले वाले एरिया में आने के बाद वो पता कर पा रही थी कि उसी के जैसे कई लोग वहाँ पर हैं। उनके चेहरे पर भी वही लगाया गया है और उस खुली जगह के बीच में उन्हें लकड़ी का एक बॉक्स दिखाई देता है। सारे लोग एकदम क्यूरियोसिटी के साथ उस बॉक्स की तरफ बढ़ने लगे थे। उनमें से कोई एक दूसरे को जानता नहीं था, पर उन्हें ये भी नहीं आइडिया कि कुछ ही देर में ऐसी चीजें होने वाली हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब एक आदमी सीधा उस बॉक्स की तरफ जाता है और उसे ओपन करने लगता है। डॉन नाम का एक बूढ़ा आदमी तो उसे ये करने से मना कर रहा था, क्योंकि बॉक्स में बॉम्ब के साथ साथ जानवर भी हो सकते हैं जो हमें मार दे। अमेंडा के साथ बाकी सारे लोग दूर चले गए और वहाँ जाकर छुप जाते हैं। जब उस आदमी ने बॉक्स को ओपन किया तो वो भी पीछे हट गया, पर थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ से एक छोटा सा पिग बाहर निकलता है। सारे लोग एकदम चौंक गए कि आखिर इसके अंदर पिग क्या कर रहा है। लेकिन जब उस आदमी ने बॉक्स के अंदर से कुछ और भी निकाला तो पता चला उसके अंदर एक ट्रॉली है जिसके अंदर हर तरीके के हथियार मौजूद हैं, छोटे गन से लेकर बड़े ऑटोमेटिक वाले भी। सारी चीजें उस जगह पर मौजूद थी। अब खतरा न होने पर बाकी सब भी तुरंत ही वहाँ आने लगे, क्योंकि वो सब इतना तो समझ गए थे कि उन्हें इस फॉरेस्ट में सरवाइव करना होगा।
तो उसके लिए हथियार तो चाहिए होगा, इसलिए सब एक एक करके अपने मनपसंद हथियार लेने लगे। अमेंडा भी पास में आती है, लेकिन उसे वेपन का कोई शौक नहीं था। उसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटा नोट दिखाई देता है, जिसे जाकर वो पढ़ने लगी और पता चला कि उनके मुंह का ट्रैप ओपन करने की चाबियां वहाँ पर है। वो जल्द से जल्द एंड्रयू नाम के एक आदमी को बुलाती है और उसका ट्रैप ओपन कर देती है। यानी इसी तरीके से वो सभी लोग आजाद हो चुके थे और पहली बार एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो कैसे यहाँ पहुँचे। अमेंडा को तो डॉन नाम का आदमी एक गन भी देता है, लेकिन उसे गन चलाना बिल्कुल नहीं आता था। वो बात कर ही रही थी, तभी पता चला कि एक गन शॉट की आवाज आई। सभी एकदम से डर गए और कवर ले लेते हैं। अमेंडा ने तो एंड्रयू से कहा कि वो गन शॉट मेरे पास से गई थी, अगर मुझे लग जाती तो मैं वहीं मर जाती। अगले ही मोमेंट में एक और गन शॉट चलाई जाती है, जो सीधा आकर अब अमेंडा के सर पर ही लगती है। बेचारी वहीं पर गिरकर उसका खेल खत्म हो गया। एंड्रयू एकदम शॉक में होता है कि आखिर उसने क्या देख लिया। एक मोमेंट पर वो किसी लेडी से बात कर रहा था और अब उसकी अचानक जान ही चली गई है। सभी लोग जैसे तैसे छुप रहे थे और बॉक्स के अंदर तो सैरा नाम की भी लेडी थी। एंड्रयू और सैरा बातचीत करते हैं कि हमें सही समय पे बाहर निकलना है। एक आदमी तो अब दोनों हाथ में गन लेकर फायर करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे भी अनजान स्नाइपर ने शूट करके मार दिया था। अब तो सैरा इतना ज्यादा डरने लगी कि वो तुरंत ही भागने लग जाती है। वो फॉरेस्ट तक पहुंचने ही वाली थी, पर तभी उसे एक गोली लगी और वो एक गड्ढे के अंदर गिर गई। बेचारा एंड्रयू उस जगह पर फंसा हुआ था, इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो भागेगा। जैसे तैसे वो उस गड्ढे के पास पहुंचता है और उसने तो देखा कि वहाँ कई सारे नुकीले स्पाइक्स लगे हुए हैं और उसी के अंदर बेचारी सैरा गिर गई है। सैरा तो तड़पते हुए मदद मांग रही थी। एंड्रयू जैसे तैसे उसे बाहर निकालता है और उसे फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाने लगता है, लेकिन यहाँ एंड्रयू से एक गलती हो गई, क्योंकि उसका पैर एक लैंड माइन के ऊपर चला गया था। दोनों बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे और अगले ही सेकंड में एक ब्लास्ट होता है। एंड्रयू के तो चीथड़े उड़ गए थे और सैरा थोड़ा पीछे थी, इसीलिए वो जाकर उसी स्पाइक्स वाले एरिया में गिर जाती है। यानी उसका दर्द तो कम ही नहीं हो रहा था। अब थोड़ी ही देर में वहाँ बेन नाम का एक आदमी आ जाता है, जो सैरा को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैरा तो उससे गन मांगती है ताकि वो उसे मार दे। वो अब बिल्कुल भी ये दर्द सह नहीं सकती। बेन ये नहीं चाहता था, लेकिन सैरा ने जबरदस्ती उससे गन छीनी और खुद को शूट कर लिया। बेन तो ये देख ही नहीं पा रहा था और अब अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट में चला गया। वहाँ पर एक फेंसिंग होती है, जिस जगह पर उसे कई और लोग भी मिले। ये सर्वाइवर्स होते हैं जो उसी की तरफ फॉरेस्ट में आ गए। लेकिन ये सारी चीजें तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे आने वाला गेम उनके लिए और ज्यादा डरावना होने वाला है। अब बेन और उसकी सभी साथी जब फेंसिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो एक बूढ़े आदमी के ऊपर तीर आकर लग गई। वो आदमी तुरंत ही समझ गया कि पीछे जरूर कोई मौजूद है और अगर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर और ज्यादा तीर चला दिए जाएंगे। बाकी सब तो दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गुस्से में बंदूक निकालता है और पीछे अंधाधुंध फायर करने लगता है। कई सारे और भी ज्यादा तीर उसके बॉडी में घुसते चले जा रहे थे और एक मोमेंट ऐसा आया जब वो तीर सीधा उसके गले में लगता है। बूढ़ा आदमी इतना कमजोर हो गया कि वहीं गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ एक ग्रेनेड आकर गिरता है, जैसे कोई आसपास मौजूद है और वो इन्हें मारने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। वहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से बूढ़ा आदमी वहीं मर गया। बेन और बचे हुए लोग तो सीधा उस जगह से भागने लग जाते हैं। उन्हें तो फॉरेस्ट के अंदर जाना ही नहीं था, पता नहीं कौन सी अजीब सी चीजें वहाँ हो रही हैं। सीधा वो सब ट्रेवल करते हुए एक ग्रोसरी शॉप में आ जाते हैं, जिसके अंदर एक बूढ़े कपल रहते थे जिनका नाम जूली और मार्टिन होता है। जूली और मार्टिन बेन और उसके साथियों के हाथ में गन देखकर थोड़ा सा डर गए और उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बेन काफी ज्यादा गुस्से में उन्हें गन पॉइंट पर लेते हुए ये पूछ रहा था कि हम कहाँ पर हैं और आखिर ये अनजान चीजें क्या हो रही हैं। तब जूली बताती है कि तुम शहर से बाहर वाले इलाके पर हो। ये एक ऐसा फॉरेस्ट का इलाका है जहाँ आना किसी को मना है, लेकिन फिर भी यहाँ कई सारे टूरिस्ट आते हैं। बेन अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। उसके आंखों के सामने अभी भी उन लोगों का चेहरा दिखाई देता है जिन्हें मार दिया गया था। तो बिना देरी किए बेन ने वहाँ टेलीफोन लगाया और पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही वो सारी बातें बता रहा था कि कैसे उन्हें मारने की कोई कोशिश कर रहा है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द प्रोटेक्शन चाहिए। ऑफिसर्स उसकी बात समझते हैं और उसे वहीं पर रहने के लिए बोलते हैं। वो जल्द से जल्द अपनी पूरी टीम लेकर आ रहे हैं। बेन और बाकियों को इससे थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि अब लग रहा था कि वो बच जाएंगे। उन्हीं में से अब एक लेडी को भूख लग रही थी, तो उसने कुछ उठाकर खा लिया और ऐसा करने के कुछ सेकंड बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगे थे। वो इतना ज्यादा तड़प रही होती है कि कुछ ही देर के अंदर मर गई। पता चला कि इस शॉप में मौजूद
हर एक चीजें जहरीली हैं और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जूली और मार्टिन नाम के उस कपल ने किया था। उन दोनों ने तो अभी गैस मास्क लगा दिया होता है और एक बेहोश होने वाली कैन चारों तरफ फैला देते हैं। यानी इन सारी चीजों के पीछे शायद उन दोनों का ही हाथ हो सकता है। बेन जैसे ही ये समझा तो वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मार्टिन ने तुरंत ही अपनी शॉटगन निकाली और उसे शूट करके खत्म कर दिया। जूली और मार्टिन लग रहा था कि इस प्लान में शुरुआत से ही शामिल थे। उन्हें यहाँ पर रखा ही इसलिए गया था ताकि वो भागने वाले स्ट्रेंजर्स को पकड़कर उन्हें मार दे। अब जब वहाँ पर सभी लोग मर चुके थे तो जूली ने वहाँ से गैस हटा दी। जैसे तैसे वो सारी लाशों और बेहोश पड़े हुए लोगों को एक जगह पर रख देते हैं। देखकर लगता है कि लोगों को मारना इतना उनके लिए बड़ा काम नहीं है। वो शॉप अब पहले जैसी हो चुकी थी और लग रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। तुरंत ही उनके रेडियो पर एक मैसेज आता है और वो बताने लगा उन्हें कि एक लेडी तुम्हारी शॉप की तरफ आ रही है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ थोड़ा खेल सकते हो और अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो। जूली और मार्टिन थोड़ा एक्साइटेड हो गए और वो प्रिपेयर होने लगे ताकि वो उसका वेलकम कर सके। हमें थोड़ी देर में पता चला कि वहाँ जो लेडी आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि शुरुआत में दिखाई गई क्रिस्टीन थी। क्रिस्टीन को वहाँ से कुछ चीजें खरीदनी होती हैं, इसलिए वो उस जगह पर आ गई। उसने तुरंत ही जूली से एक सिगरेट मांगा और पैसे निकालने के लिए नीचे झुकने लगी। मार्टिन जब ये चीजें देखता है तो वो थोड़ा शक में आ गया था कि आखिरकार कौन पैसे अपने जूतों में रखता है। उसे थोड़ा शक होने लगा क्रिस्टीन के ऊपर, इसलिए वो अपना गन हाथ में लिए रहता है। क्रिस्टीन जब बातचीत करते हुए उससे गन लेती है और बाकी बचे हुए पैसे देखती है तो वो काफी चौंक गई और सोचने लगी। उसे कहीं न कहीं जूली और मार्टिन पर शक होने लगा था, इसलिए थोड़ी देर के अंदर वो तुरंत ही झपट्टा मारती है जूली के ऊपर और उसका सर फर्नीचर से लड़ा देती है। मार्टिन भी उस पर हमला करने जा रहा था, लेकिन क्रिस्टीन ने उछलकर उसे मार के दूर फेंक दिया। वो तो सबसे पहले उसका शॉटगन उठाती है और मार्टिन को गोली मारती है। यानी वो तो मर चुका था। अब बारी होती है उसकी वाइफ जूली की। जूली तो रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे बिल्कुल ना मारे, वो यहाँ पर किसी के कहने पर काम कर रही थी, लेकिन क्रिस्टीन अब उसकी एक नहीं सुनने वाली, क्योंकि उसे पहले ही शक हो गया था। क्योंकि वो जो सिगरेट मांग रही होती है वो काफी महंगी थी और जूली ने तो उसे बहुत कम दाम में दिया होता है। यही सारी बातें उसे शक करने पर मजबूर कर रही थी। जूली चिल्लाते रह गई, लेकिन क्रिस्टीन ने उस पर रहम नहीं दिखाया। उसने भी शूट करके उसे खत्म कर दिया था। उस मोमेंट पर हमें पता चला कि क्रिस्टीन कोई नॉर्मल सिटीजन नहीं है, बल्कि वो एक आर्म फोर्सेस में काम करती थी जो यहाँ अपने मिशन के लिए आई होती है। जैसे तैसे अब वो उस शॉप से बाहर निकलती है और अपने आगे के काम के लिए सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। अब क्रिस्टीन जब वहाँ से बाहर निकलते हुए सामने पड़ी हुई एक कार को ओपन करने जाती है, तभी वो एकदम से रुक गई, क्योंकि कार के डोर से एक बॉम्ब जुड़ा हुआ था जो उसी कार के नीचे फिट होता है। यानी कोई अगर गलती से भी कार का डोर ओपन करेगा तो वो पूरी कार ब्लास्ट हो जाएगी। इसे देखकर लगता है कि क्रिस्टीन का दिमाग कितना ज्यादा तेज है। अब क्रिस्टीन के हाथ में जो रेडियो फोन होता है उस पर कोई आदमी उस जूली और मार्टिन के बारे में पूछ रहा था। क्रिस्टीन अभी के लिए बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देती, जिस पर सामने वाला आदमी सस्पिशियस हो गया। उन्होंने तो वहाँ पर अपने हाई टेक वाली ड्रोन भी भेज दिए थे ताकि वहाँ का स्टेटस पता चल सके कि क्या हो रहा है। क्रिस्टीन तो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, इसलिए ड्रोन उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक किसी ने ड्रोन के ऊपर शूट करके उसे खत्म कर दिया। पता चला पीछे से गैरी नाम का एक आदमी आता है जो उन्हीं सर्वाइवर्स में से एक है और उसके पास तो गन भी होती है। वो आसपास देखकर उस गाड़ी के पास जाता है ताकि उसे चला ले, लेकिन क्रिस्टीन तुरंत ही उसे आवाज देकर अपने पास बुलाती है। गैरी ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर लिया था, लेकिन क्रिस्टीन बताने लगी कि इस कार के अंदर बॉम्ब मौजूद है, तुम अगर इसे ओपन करोगे तो अपने आप ही मर जाओगे। गैरी क्रिस्टीन की बातों को भरोसा कर लेता है और अब लग रहा था कि उन दोनों समझदार इंसानों की एक टीम बन चुकी है। आगे अब वो जो भी करेंगे साथ मिलकर करेंगे। क्रिस्टीन ने गैरी को बताया कि पास ही में मैंने एक रेलवे ट्रैक देखा था, अगर हम उसे फॉलो करते रह गए तो जरूर कहीं न कहीं तो पहुंच जाएंगे। दोनों ही रेलवे ट्रैक पर जाकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब गैरी अपने बारे में कुछ बता रहा था कि वो एक पॉडकास्टर है। वो लोगों को लास्ट टाइम ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कितने सारे अमीर लोग एक गैर कानूनी गेम चलाते हैं, जिसके अंदर वो गरीब इंसानों को पकड़कर एक हंटिंग गेम में शामिल कर लेते हैं। वो अपने पैसों का तो गलत यूज कर रहे होते हैं और क्रिस्टीन भी शायद यही सोचने लगी कि इसी वजह से उन लोगों ने गैरी को किडनैप किया है। अब क्रिस्टीन गैरी को दूसरी तरफ मुंह करके हल्की होने चली जाती है। अभी थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। क्रिस्टीन जब ट्रैक को टच कर रही थी तो पता चला ट्रेन बहुत तेजी से आगे आ रही है। उन्हें भागते रहना होगा, तब जाकर ही वो ट्रेन को पकड़ पाएंगे। वो एक कैरियर ट्रेन होती है जिसके अंदर कई सामान थे, पर क्रिस्टीन जैसे तैसे उसके अंदर चढ़ जाती है। उसे चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, पर क्रिस्टीन उसकी मदद करती है और खींचकर अंदर ले लेती है। यानी वो दोनों आखिरकार बच गए थे और उस जगह से बाहर तो निकल ही जाएंगे, लेकिन वहाँ भी मिस्ट्री खत्म नहीं होती, क्योंकि अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं।
है। गैरी और क्रिस्टीन अपनी गन लेकर जैसे ही अंदर जाते हैं तो पता चला वहाँ पर कुछ इमिग्रेंट्स हैं जो दूसरे देश से यहाँ पर आए थे। वो इलीगली इंटर कर रहे होते हैं। अब उनमें से जैक नाम का आदमी उनसे माफी मांगता है कि हम वापस चले जाएंगे, लेकिन गैरी को लग रहा था कि ये सब भी गेम से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर जैक उसे बार बार यही कह रहा था कि मेरी फैमिली यहाँ पर है, मैं अपनी फैमिली से धोखा तो नहीं कर सकता। गैरी जैसे ही गन चलाने गया तभी वो ट्रेन झटके से रुक जाती है। पता चला कि वहाँ पर कई आर्मी ऑफिसर्स मौजूद हैं जो उस ट्रेन की छानबीन करने लगे हैं। यानी कि अब उन इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ साथ गैरी और क्रिस्टीन को भी पकड़ लिया गया था। गैरी तो उन ऑफिसर्स को सब बताने लगा कि कैसे हम लोगों को फॉरेस्ट में पकड़ा गया था और कोई तो है जो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। पर उन ऑफिसर्स की लैंग्वेज अलग थी, इसलिए वो उसकी बात समझ ही नहीं पाते। वो तो अब सभी को उस जगह पर लेकर जाने के लिए बोलते हैं जहाँ सभी इमिग्रेंट्स को रखा गया था। अब जैक जैसे तैसे गैरी के पास आता है और कहने लगता है कि तुमने सही कहा था, लेकिन अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं तो मैं जाने वाला हूँ। गैरी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन्हीं लोगों ने कई सारे इंसानों की जानें ली हैं। वो तो जैक के ऊपर कूद पड़ा और उसे मारने लगता है। गैरी के पास तो एक ग्रेनेड भी था जिसे उठाकर तुरंत ही उसने जैक के पैंट में डाल दिया। सारे सोल्जर्स और लोग देखकर ये डर जाते हैं और वो दूर भागने लगते हैं। बेचारा जैक उसे निकालने में थोड़ी देरी कर देता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से उसके चिथड़े उड़ गए थे। सोल्जर्स तो गैरी को अब एक मुजरिम मानने लगे होते हैं, इसीलिए वो उसे जेल की तरफ लेकर बढ़ने लगे। क्रिस्टीन नॉर्मल थी, इसीलिए उसे बाकियों के साथ छोड़ दिया गया था जहाँ कई सारे इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। और पता चला कि क्रिस्टीन जब वहाँ पहुंची तो उसे डॉन नाम का वही बूढ़ा आदमी मिल गया जो उस खुले एरिया में वेपन वाले बॉक्स के पास मौजूद था। यानी वो दोनों उस खतरनाक हंटिंग गेम में से जिंदा वापस आए हैं। डॉन और क्रिस्टीन तो एक साथ बैठकर इतने समय बाद अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन डॉन को अभी भी नहीं समझ रहा था कि ये किस तरीके का गेम है और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। क्रिस्टीन यही कहने लगी कि गैरी ने उसे बताया था कि इसके पीछे कई अमीर लोगों का हाथ है, यानी वो सारे बिलियनियर्स जो कंट्री की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं। अब थोड़े ही देर के अंदर डॉन का अंकल सैम आ जाता है जो कि पार्लियामेंट में काम करता था। उसकी पहचान तो गवर्नर से भी होती है और वो डॉन के बुलाए बिना ही वहाँ पर पहुँच गया उसकी मदद करने के लिए। उसने तुरंत ही डॉन और क्रिस्टीन की जमानत करा दी और अपने साथ कहीं दूर लेकर जाने लगा। वो डॉन को आश्वासन दे रहा था कि मैं जल्द से जल्द मुजरिमों का पता लगा लूंगा जो तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्रिस्टीन तो फ्रंट सीट पर बैठकर यही सोचते रह गई कि ये सारी बातें तो डॉन ने अपने अंकल को नहीं बताई थी, फिर आखिर उसे पता कैसे चला। डॉन तो अपने अंकल से बातचीत करने में बिजी रहता है कि इसके पीछे कौन कौन हो सकते हैं, लेकिन अचानक क्रिस्टीन अपने पैरों से सीधा सैम के ऊपर हमला करती है। उसने तो सैम को गाड़ी से नीचे गिरा दिया था और डॉन तो ये देखकर एकदम दंग रह गया। उसे नहीं समझता कि क्रिस्टीन ये क्यों कर रही है। तुरंत ही क्रिस्टीन स्टीयरिंग व्हील संभालती है और कार को रिवर्स में लेकर सैम को मार देती है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों उतर रहे थे तो गाड़ी के पीछे वाले हिस्से को जब वो ओपन करती है तो उसमें कई सारे पैसे रखे गए थे। साथ ही साथ वहाँ एक मैप भी होता है जहाँ पर सैम उसे लेकर जाने वाला था और उसमें वो भी मेंशन होता है कि कहाँ इन दोनों को मारना है। सबसे खतरनाक चीज क्योंकि गाड़ी के अंदर गैरी की डेड बॉडी थी। इस बात से तो डॉन भी समझ गया कि उसका अंकल सैम उन दोनों को मारना चाहता था और कहीं न कहीं वो इस गेम के मास्टरमाइंड से मिला हुआ है। अब तो ये खेल और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि इस मोमेंट पर वो किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब क्रिस्टीन वहाँ से भागने के बजाय डॉन के साथ मिलकर यही डिसाइड करती है कि वो मैप पर बनाए गए लोकेशन पर जाएगी जहाँ शायद उन्हें इस गेम्स के मास्टरमाइंड्स मिल सकते हैं। हमें अब उसी बंकर वाले इलाके में दिखाया गया जहाँ कई बिलियनियर्स मौजूद थे, यानी यही लोग आम इंसानों को मारते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए। वहाँ जितने भी गेम मास्टर्स होते हैं वो यही बोलने लगे कि उनमें से किसने लोगों को ज्यादा मारा है। हमें दिखाया गया कि उस जगह पर वही बिजनेसमैन है जो कि इससे पहले प्लेन के अंदर मौजूद था और वहाँ पर भी उसने गेम चालू कर दिया था। उसका नाम रिचर्ड होता है और वो अपने साथियों के सामने थोड़ा फ्लेक्स कर रहा था क्योंकि उसने ही अब तक सबसे ज्यादा लोगों को मारा होता है। अब रिचर्ड थोड़ा बाहर चले जाता है हल्का होने के लिए। वो अपने पेड़ के सामने अपना काम चालू कर देता है, लेकिन अचानक डॉन साइड में आ गया और उसने अपने हाथ में एक पिग पकड़ा हुआ था। इन सारी चीजों से रिचर्ड का ध्यान उसके ऊपर ही होता है और पीछे से क्रिस्टीन आकर उसका गला ही काट देती है। यानी उसने उन सारे गेम मास्टर्स में से एक मास्टर को तो मार दिया है। पूरे बिलियनर्स में से एक जो उनका लीडर था वो शक खाने लगा क्योंकि रिचर्ड को गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका होता है। वो उसे देखने के लिए जा ही रहा था, तभी अचानक ऊपर से कुछ आवाज आने लगी। अंदर मौजूद सारे गेम मास्टर एकदम चौंक गए थे और एक तो रिचर्ड को आवाज देता है कि वो है कि नहीं।
तभी अचानक उस चैम्बर में वही पिग घुसने लगा, जिसे देखकर सभी डर गए और अब अंधाधुन उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते वो पिग तो बेचारा मारा गया था। एक लेडी तो इस पर बहुत ज्यादा दुख जताती है और वो सब एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लगे थे। पर इन्हीं मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टीन ने बाहर से एक आदमी को शूट कर दिया और अब चारों तरफ फायरिंग का माहौल चालू हो जाता है। अब लड़ाई करते हुए एक मास्टर ने उसकी मैगजीन ही निकाल ली थी, जिससे कि क्रिस्टीन अब फायर नहीं कर सकती। पर उसे नहीं अंदाजा कि क्रिस्टीन ने एक बुलेट पहले ही लोड कर ली थी, जिससे कि वो तुरंत ही उसे फायर करके मार देती है। एक दूसरा आदमी जो भागने की कोशिश कर रहा था तो क्रिस्टीन ने बाहर रखे हुए गन से उसे शूट कर दिया। अब सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन तभी उस जगह पर वो लीडर आ गया। लीडर ने क्रिस्टीन को उठा कर मारना स्टार्ट कर दिया था। दोनों के बीच में लड़ाई तो होती है, लेकिन क्रिस्टीन भी उसे उतना ही टक्कर दे रही थी। वो उसे पंचेस मारकर एक हाथ में रॉड ले लेती है और अब उसी रॉड से लीडर को मार कर खत्म कर देती है। यानी वहाँ मौजूद सारे मास्टर्स का खात्मा हो चुका था। अब क्रिस्टीन के सामने डॉन मौजूद होता है, जो एकदम डर गया था। तभी अचानक पीछे रेडियो पर से किसी लेडी की आवाज आती है, जो डॉन से पूछ रही थी कि तुमने क्रिस्टीन को मारा कि नहीं। इससे क्रिस्टीन को उस पर शक हो गया और उसने गन पॉइंट कर दिया था। डॉन भी गन पॉइंट करके यही कह रहा था कि ये लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। पर तभी डॉन की बिहेवियर चेंजेस होते हुए दिखाई दिए, जिससे क्रिस्टीन समझ जाती है कि ये उनसे मिला हुआ है। वो कुछ सेकंड भी नहीं लगाती और उसे शूट करके खत्म कर देती है। यानी एक लेडी ने इस गेम के पूरे मास्टरमाइंड्स को खत्म कर दिया था। पर अचानक रेडियो में से किसी लेडी की आवाज आती है, जो कह रही थी कि ये गेम इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। तुमने जो किया है इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। क्रिस्टीन बिल्कुल डरती नहीं और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। पर आखिर ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई, इसके लिए हमें कुछ साल पहले जाना होगा। हमें अभी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दिखाए जाते हैं, जो उस कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए आए थे। उनके पास तो साइबर सिक्योरिटी सेल से कंप्लेन आई थी कि कंपनी के सीईओ के खिलाफ कुछ तो आया है। गवर्नमेंट एजेंट उस कंपनी के सीईओ, जिसका नाम अथीना होता है, उससे बातचीत करने लगे कि आखिर ये सब क्या है। एक्चुअल में गवर्नमेंट एजेंट ने अथीना और उसके कुछ साथियों के फोन्स चेक किए थे और उस पर कुछ ऐसी बातें हो रही थी, जिससे पता चलता है कि ये लोग एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें लोगों का शिकार किया जाता था। अथीना इस बातों को मना कर रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंट्स के पास सबूत था उन चैट लिस्ट का। उसमें साफ बताया गया था कि अथीना ने कहा है कि हंटिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। पर अथीना बार बार यही कहती है कि ये मेरे और मेरे दोस्तों का एक प्रैंक था, लेकिन गवर्नमेंट एजेंट मानते नहीं और पूरी कंपनी उसकी बंद करा देते हैं। इससे अथीना को बहुत गुस्सा आया और शायद यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। अब हमें क्रिस्टीन बचते बचाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई जाती है, जिसके पास रेडियो था और वो एक्चुअल में जिस लेडी से बात कर रही थी वो अथीना ही होती है। अथीना ने उसे गन रखकर अपने घर पर बुलाया और उसके सामने सच पेश किया कि आखिर वो क्यों ये सब कर रही है। वो साफ बता रही थी कि मैं और मेरे दोस्तों ने तो सिर्फ एक प्रैंक किया था, पर गवर्नमेंट और तुम सब ने मिलकर मेरी कंपनी ले ली। तो अब बदला लेने के लिए उन्होंने सच में ये गेम चालू कर दिया है, जिससे शायद अब कोई बच नहीं सकता। क्रिस्टीन समझ गई कि इस गेम का पूरा मास्टरमाइंड यही है, इसलिए वो उसके ऊपर टूट पड़ी हमला करने के लिए। लेकिन उसके पास कोई गन नहीं मौजूद थी और अथीना भी फाइटिंग कर रही होती है। तो अगर हमारा रिलेटिव या फिर कोई भी वुमेन इस कंडीशन में फंस जाए जहाँ उसे अपने या अपने से ज्यादा बराबरी वाले से फाइट करना हो, तो उन वुमेन के लिए जो ज्यादा लड़ाई नहीं करती, उनके लिए मार्शल आर्टिस्ट ने काफी अच्छी टेक्निक निकाली है। सभी को पता है कि वुमेन का सबसे मेन पार्ट होता है उसके बाल। अगर उसके बाल एक बार हाथ में आ गए तो वो सारी चीजें छोड़ देती है। इसलिए वहाँ पर जो भी वुमेन होगी उसे अपने अपोजिशन के बाल पकड़ने, बाल अब छोड़िए मत और उसके पेट पर लगातार मारते जाइए। इससे होगा ये कि वो पूरी मोमेंटम खो बैठेगी और आपको अपर हैंड मिल जाएगा उससे फाइट करने का। सबसे बेस्ट पार्ट है कि बाल पकड़कर आप उसे नीचे गिरा दीजिए और उल्टा उसके हाथ पकड़ लीजिए। इससे वो सामने वाली लेडी कभी उठ ही नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ एक्चुअल में तो पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अथीना और क्रिस्टीन एक दूसरे को इतना मार रही थी कि वो सारी चीजें तोड़ने लगी। पता चला कि अथीना ने एक गन उठा ली है और इससे सीधा फायर करने लगती है। क्रिस्टीन वहाँ से भाग रही थी, पर दोनों इस तरीके से लड़ाई करते हैं कि एक मिरर ही तोड़ देते हैं। पता चला कि अथीना ने एक चाकू निकाला है और क्रिस्टीन के पेट में मार दिया है, पर उसने तुरंत ही वो पेट में से चाकू निकाला और फिर अथीना को ही मार दिया। बेचारी अथीना का वहीं खात्मा हो जाता है। क्रिस्टीन जैसे तैसे उठती है और कुछ खाने के बाद अथीना के ही कपड़े पहनकर उसके प्राइवेट जेट में चली जाती है। वहाँ पर जो भी स्टाफ मेंबर्स थे उससे क्रिस्टीन कहने लगी कि मुझे घर लेकर चलो, मैंने सभी को खत्म कर दिया है। और इसी तरीके से हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।